हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण के विषय की। जी हाँ, हिंदी भाषा शिक्षण का विषय जो है प्रथम वर्ष का, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सारे एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव्स, वो सब हम देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा है। जी हाँ, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। एक्चुअली में हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है और सिलेबस में यही दिया है कि भारत जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। इस बात को ध्यान में रखिए आप, ठीक है। अक्सर मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो अपना ये जो नॉलेज है, मुझे भी पता है, तो ये अपने पास रखिए भाई साहब। ये एनसीईआरटी जो है उनमें पढ़ा जाता है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ भारत की राष्ट्रभाषा, ये एमपी बोर्ड के डीएलएड के सिलेबस में दिया गया है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी इस बात का ज्ञान है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो ये पढ़ाया जाता है। तो मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कमेंट मत कीजिएगा कि ये तो नहीं है सर, आपने गलत पढ़ा दिया, आपको पढ़ाना नहीं आता, वैसा वैसा। मुझे भी पता है, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। हमारे ज्ञान से हमें नंबर नहीं मिलेंगे डीएलएड में। हमें नंबर कैसे मिलेंगे? जो हमें सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग पढ़ने से। तो आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आकलन कैसे किया जाता है? तो आकलन किया जाता है भाई कैसे? विभिन्न विषय क्षेत्र में सीखने का, बच्चों की रुचि एवं रुझानों का, बच्चों में शिक्षण से होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन, प्रगति का, या सबका। ये तो सब, ये सबके सबसे आकलन किया जा सकता है। अगला, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो खड़ी बोली से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? खड़ी बोली से। अगला, मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा जो है किसे कहते हैं? साहित्यिक भाषा को। मानक भाषा किसे कहा जाता है? साहित्यिक भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। अगला, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य है कि भाव और विचार को समझना। हाँ, ये तो करते ही हिंदी में। फिर उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी होता है हिंदी भाषा से। भाषा तत्वों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है? द्वितीय भाषा के रूप में कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है? अनुवाद विधि, संरचना विधि, प्रत्यक्ष विधि, ये सभी, ये सारी की सारी विधियां जो है महत्वपूर्ण है, उपयुक्त है। अगला, भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? तो भाषा की ये जो परिभाषा दी है, ये स्वीट ने दी है। किसने? स्वीट ने। इस बात को ध्यान रखिए, भाषा की ये जो परिभाषा दी है किसने? स्वीट ने दी है। अगला, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की कौन सी बोली है? मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की बोली पूछा है, तो भाई वो है हल्दी बोली। कौन सी? हल्दी। जी हाँ, हल्दी। इस बात को ध्यान रखिएगा, हल्दी बोली। अगला, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो भाई देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे? ब्राह्मी लिपि से। मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा या बोली क्या है? मध्य प्रदेश के सागर संभाग, संभाग यानी आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर। जी हाँ, सागर। तो सागर संभाग की स्थानीय भाषा या फिर बोली क्या है? तो वहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। कौन सी भाषा? बुंदेली। जी हाँ, वहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। तो बात करें अगले प्रश्न की यहाँ पर, तो देखिए 11वां, भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए? भाषा शिक्षण में सबसे पहले सुनने पर बल देना पड़ता है। पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर बोलते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे ही सभी शिक्षा शास्त्री एक मत से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से संप्रेषण का माध्यम मानते हैं। ठीक है, तो ये जो मानते हैं किस चीज़ को? भाई ये मातृभाषा को मानते हैं कि सबको भाई मातृभाषा में ही मिलना चाहिए। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इसमें किसी में नहीं, मातृभाषा में ही प्राथमिक जानकारी, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। वर्तमान में मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है। वर्तमान में मानक हिंदी किस रूप में प्रयुक्त होती है? तो भाई ये खड़ी बोली हिंदी प्रयुक्त होती है। कौन सी वाली? खड़ी बोली हिंदी। अगला यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आप, पहला, मालवी बोली का केंद्र स्थल क्या है? मालवी बोली का केंद्र स्थल जो है वो इंदौर है। जी हाँ, इंदौर। इंदौर वालों सुन लो, मालवी बोली का केंद्र इंदौर है। भाषा के मौखिक व्यावहारिकता के रूप में अभिव्यक्ति पक्ष है क्या? बोलना। अभिव्यक्ति बोलना है, अभिव्यक्ति पक्ष बोलना है। जी हाँ, भाषा के मौखिक व्यवहार में, भाई मौखिक करना मतलब बोल के ही होगा ना। ठीक। अगला, छात्र समानार्थक शब्दों को छाड़कर उनका वर्गीकरण करता है। यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो भाई यह अर्थ ग्रहण की, यानी उसका अर्थ समझे हैं कि नहीं समझे हैं, यह अर्थ ग्रहण की पूर्ति करता है। अगला, मालवी भाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो भाई मालवी भाषा का क्षेत्र क्या है? मालवी भाषा का जो क्षेत्र है वो क्या है हमारे लिए? तो मालवी भाषा का क्षेत्र भाई उज्जैन है। क्या है मालवी भाषा का क्षेत्र? उज्जैन। ठीक है। अगला, कोश में कैसा ज्ञान होता है? तो भाई शब्द कोश में शब्द ज्ञान होता है। शब्द कोश कहते हैं ना, तो कोश में शब्द ज्ञान होता है। अगला, बोली विकसित होकर किसका स्वाभाविक रूप ग्रहण कर लेती है? भाषा का। बोली ही तो आगे चल के भाषा बनती है ना, फिर व्याकरण उसमें ऐड हो जाता है। ठीक, तो ये बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भाई हिंदी। पहले बता दिया हूँ आपको कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन सिलेबस में पढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश के डीएलएड के सिलेबस में तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बोलिएगा मत कि आपको सर कुछ आता नहीं है, कुछ भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब, मुझे पता है, जानकारी है।
हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली से हुआ है। किससे हुआ भाई? खड़ी बोली से। हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली भाषा से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आप यहाँ देख पाएंगे आप, यहाँ पर आपको दिया है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, देखिए। पहला, वक्ता और श्रोता में सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा किसने दी है? वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला में सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा किसने दी है? तो स्किनर ने। जी हाँ, किसने दी है? स्किनर ने। मध्य प्रदेश में सागर संभाग में कौन सी बोली है? बुंदेली, अभी हमने पढ़ा था। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है स्वीट ने। मालवी बोली का केंद्र कहाँ है? इंदौर, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की तरफ। जी हाँ, अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न, भाई पठन का अर्थ क्या है? आपको पहला पूछा जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा, पठन का अर्थ क्या है? तो भाई पठन का अर्थ है स्वस्वर और मौनवाचन, या तो बोल के पढ़ना या फिर मन के मन में पढ़ना, स्वस्वर और मौन वाचन। दूसरा, अच्छे वाचन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो अच्छे वाचन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रत्येक शब्द को बल और विराम के साथ पढ़ना। जी हाँ, प्रत्येक शब्द को बल और विराम के साथ पढ़ना, यह अच्छे वाचन की विशेषता नहीं है। अगला, दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना क्या है? दुख की अनुभूति, अगर आप दुखी हो तो आपका स्वर भारी हो जाता है, तो इससे क्या पता चलता है भाई? इससे क्या हो, ये इसका मतलब क्या है कि ध्वनि वश्यता। क्या है ये? ध्वनि वश्यता, ध्वनि वश्यता है। अगला, अ का अंग उच्चारण करना कौन सा दोष है? अ को अंग का उच्चारण करना यह कौन सा दोष होता है? तो भाई यह है अभ्यासगत दोष। कौन सा दोष है ये? अभ्यासगत, यानी प्रैक्टिस की कमी, अभ्यास की कमी। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है अर्थग्राह्यता। जी हाँ, अर्थग्राह्यता मौन वाचन के दौरान मानसिक पक्ष है। फिर निम्नलिखित वर्तनी शुद्ध है, इनमें से कौन सा चीज शुद्ध है, यानी कौन सा हमने सही लिखा होता है? ये हमारा ये सही है, आशीर्वाद, आशी फिर र वाद, यानी आसमानी र रहता है, देखिए ये सही हमारा है। ठीक है, अगला, कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है किस बात का? भाई कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है शब्दों का कठिन निवारण, यानी जो कठिन शब्द है उनके अर्थ है ना, तो शब्दों का कठिन निवारण। अगला, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? भाषाई कौशल में शिक्षण का सबसे प्रमुख अंग भाई श्रवण कौशल है। भाषा के लिए सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी है ना, सुन ही नहीं सकते कोई भाषा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो अगला देखिए यहाँ पर, भाषा का लघुत्तम रूप क्या है? लिखित भाषा का लघुत्तम रूप, यानी लिखित भाषा का सबसे लघुत्तम रूप जो है वो क्या है भाई? हमारा वर्ण है, लिखित भाषा का, है ना। ध्वनि तो हमारा मौखिक भाषा का हो गया, है ना, लिखित भाषा का वर्ण। भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ किससे होता है? भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप यानी बातचीत से होता है। भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग है श्रवण कौशल, अभी पढ़ा था। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? सर्वप्रथम बालक को स्वर की शिक्षा दी जाती है, स्वर सिखाया जाता है, अनार का, आम का, पढ़े होंगे, है ना, ये देखिए। उसके बाद बढ़ते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की तरफ। तो भाई पहला, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या है? लिखित भाषा का लघुत्तम रूप वर्ण है, अभी हमने पढ़ा था। भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से शुरू होता है, अभी पढ़ा था। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? अनुकरण। जी हाँ, अनुकरण करके, यानी दूसरों को फॉलो करके ही सीखते हैं, अनुकरण ही होता है। ठीक है, पाठनारंभ सर्वप्रथम किससे किया जाता है? वाचन से किया जाता है। पाठना आरंभ सर्वप्रथम वाचन से किया जाता है। सर्वप्रथम बालक को किस चीज की शिक्षा दी जाती है भाई? स्वर की। सर्वप्रथम बालक को स्वर की शिक्षा दी जाती है। अब बढ़ते हैं हम हमारे एक वाक्य के उत्तर की तरफ। यहाँ पर देखिए, मौन वाचन से क्या आशय है भाई? मौन वाचन से आशय है कि बिना बोले पढ़ना। भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? श्रवण कौशल, पहले ही बता चुके हैं। लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण। फिर बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या है भाई? अनुकरण करना, अनुकरण करके ही सीखते हैं। फिर मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? अर्थग्राह्यता, अभी हमने पढ़ा था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो बात करें अगले एमसीक्यूज यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो देखिए यहाँ पर अगला जो हमारे सामने है, पहला देखिए यहाँ पर, भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ किससे होता है? भाषा के मौखिक शिक्षण का आरंभ वार्तालाप बातचीत से होता है। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो भाई बालक को सबसे पहले स्वर सिखाए जाते हैं। उसके पश्चात वस्तुपरक संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए उत्तम विधि क्या है? वस्तुपरक संज्ञा, वस्तु को परख जानने के लिए जो संज्ञा शब्दों को सिखाया जाता है, उसके सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? सबसे अच्छी विधि देखो और कहो प्रविधि, दिखाओ। जैसे अनार का, अ से अनार, अनार आम, ऐसा ना कुछ बोल के दिखा के फोटो। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या सीखता है? पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है, अभ्यास से सफलता प्राप्त करता है, अभ्यास से पकड़ प्राप्त करता है। सस्वर वाचन का अर्थ क्या है? सस्वर का वाचन का अर्थ है लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन। जी हाँ, लिखी हुई बातों को ध्वनि के माध्यम से पढ़ना।
अगला, वाचन क्या है? तो वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। छठवां जो है, वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। ये है डॉक्टर पांडे की, को किसका कथन है? डॉक्टर पांडे का, कि वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि व अर्थ साथ साथ चलते हैं। अगला देखिए, बच्चों की पत्रिका क्या है? बच्चों की जो पत्रिका है वो कौन सी है? तो बच्चों की पत्रिका जो है वो कौन सी होगी? तो वो होगी बाल हंस। जी हाँ, और मैं आपको बताऊं सच, ये मैं भी पढ़ता हूँ बाल हंस की कविता जो है, ये पत्रिका में पढ़ता था। अभी फिलहाल बंद हो गई, पिछले 2 साल से मैं देख पा रहा हूँ। जब भी मैं अपने होम टाउन गोरखपुर गाँव में जाया करता था तो मैं जरूर रेलवे स्टेशन पर खरीद कर पढ़ता था बाल हंस। जी हाँ, जाते वक्त भी लेता था और आते वक्त भी। अब ये दुर्भाग्यवन है कि बंद हो गई है, क्योंकि आजकल बच्चों में, लोगों में पढ़ने की रुचि खत्म हो गई है। अब लोगों को बस मोबाइल, गैजेट यही सब समझता है। अब वो पढ़ना नहीं चाहते, तो पढ़ने की रुचि दिन ब दिन कम होते जा रही है। आपको भी जब भी मौका मिले किताब ज़रूर पढ़िए, कोई कहानी की पुस्तक कोई भी पढ़िए ज़रूर। सुनकर पहचानने की क्षमता का मूल कारण क्या है? सुनकर पहचानने की क्षमता का मूल कारण है ध्वनिबंध। क्या होता है? ध्वनिबंध। भाई ध्वनिबंध से ही पहचान सकते हैं। मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता यानी ध्यान लगाना, भाई कंसंट्रेशन, एकाग्रता। अगला, भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ किस चीज़ से होता है? वार्तालाप से होता है। भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से होता है। बात करते हैं अगले, देख लीजिए आप। अगले हम वस्तुनिष्ठ की प्रश्नों की बात करें तो अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलेंगे उनकी बात करते हैं। देखिए आप, आपके सामने मौजूद है। पांचवा देखिए यहाँ पर, कि समन्वय युक्त अर्थ से युक्त होना वाक्य का कौन सा गुण है? समन्वय युक्त अर्थ से युक्त होना वाक्य का कौन सा गुण है? तो ये वाक्य का आकांक्षा गुण है। ठीक। अगला, शब्द के अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? शब्द के अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण है भाई सब उपरोक्त, तो सभी यहाँ पर लिखिए। भाव, साहचर्य, चेतना, प्रक्रिया, रूप, संरचना, सब आते हैं इसमें। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक रूप क्या है? भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक रूप मौखिक है। कौन सा रूप है भाई? मौखिक रूप है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला, सुलेख उदाहरण क्या है? सुलेख उदाहरण जो है वो लिखित अभिव्यक्ति को कहते हैं। सुलेख उदाहरण क्या है? लिखित अभिव्यक्ति। ठीक। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। हम बात कर लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, रिक्त स्थान, भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास किस क्रिया से होता है? तो भाई भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास वार्तालाप से प्रारंभ किया जाता है। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि कौन सी है? प्रश्न प्रविधि। जी हाँ, प्रश्न पूछकर ही सिखाया जा सकता है। प्रश्न प्रविधि जो है शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। अगला, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? चित्र वर्णन। सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? चित्र वर्णन। जी हाँ, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त चित्र वर्णन है। कौन सी विधि? चित्र वर्णन विधि। अगला, चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो भाई प्रश्न युक्ति विधि। कौन सी विधि? प्रश्न युक्ति विधि। चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए प्रश्न युक्ति विधि जो है उत्तम विधि है। अगला देखिए, इकाई विधि। कौन सा विधि रहेगा यहाँ पर? इकाई विधि। इकाई विधि शिक्षण और मूल्यांकन के साथ साथ लेकर चलती है। शिक्षण और मूल्यांकन दोनों को साथ लेकर क्या चलता है भाई? इकाई विधि चलती है। ठीक। आगे देखिए यहाँ पर हम कुछ वाक्यों के उत्तर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, पद्य शिक्षण की कोई एक विशेषता बतलाइए। पद्य शिक्षण की विशेषता है कि इसमें बालक का आकारात्मक विकास होता है। कैसा विकास होता है? आकारात्मक, है ना, आकारात्मक विकास होता है। दूसरा, प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण आती है? भाई क्षेत्रीय बोली के कारण। किस कारण? क्षेत्रीय बोली कारण। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण आती है? तो भाई क्षेत्रीय बोली के कारण आती है। अगला देखिए, इकाई शिक्षण को एक लाभ बताइए। इकाई शिक्षण का एक लाभ क्या है? इससे शिक्षण की रूपरेखा अच्छी बन जाती है। इससे शिक्षण की रूपरेखा अच्छी बन जाती है। अगला, रसात्मक वाक्यम काव्यम यह परिभाषा किसने दी है? रसात्मक वाक्य काव्यम यह परिभाषा दी है कवि विश्वनाथ ने। किसने दी है? कवि विश्वनाथ ने। अगला देखिए, पद्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है। यह परिणाम किसने दिया? भाई जयशंकर प्रसाद ने। किसने ये दिया परिभाषा? जयशंकर प्रसाद ने, कि पद्य जो है आत्मा की संकल्पना अनुभूति है। यह जो परिभाषा है, परिमाण नहीं गलत लिखा है, परिभाषा किसने दी है? जयशंकर प्रसाद ने। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो ये बात करें अगले की, तो यही हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है आपके सामने प्रेजेंट है। तो इनको ही आपको ध्यान रखना है, यही आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपको आएंगे। जी हाँ, इनको आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे MCQs आपसे बन जाएंगे और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आप अच्छे से सही से हल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये थी वीडियो प्रथम वर्ष के विषय हिंदी भाषा शिक्षण के सभी महत्वपूर्ण MCQs को लेकर। तो इसे आप पढ़िए और एक पार्ट इसका वीडियो का आ जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।